हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है अधिगम एवं विकास में संबंध। ये केवीएस पेडागोजी का 12वां क्लास है। इससे पहले 11 टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसको जाके ज़रूर एक बार देख ले, चेक कर ले, और तभी ये बातें कहीं ना कहीं समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है क्या होता है? सीखना होता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो वो होता है सीखना। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया माना है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है अधिगम, और साथ ही साथ क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है ना, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। और यह जन्म से मृत्यु तक चलती है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सिर्फ किताबी भाषाओं से नहीं सीखते हैं, किताबी बातों से नहीं सीखते हैं, है ना। जीवन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जीवन में अनुभव, समय और जिम्मेदारियां भी बहुत कुछ सिखा देती है। तो वो सभी चीज़ें क्या होंगी? अधिगम होगा। वो सभी चीज़ें सीखना के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देखिए, इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वह अपने अनुभवों एवं प्रशिक्षणों से लाभ उठाकर स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में प्रगतिशील परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह भी है कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, देखिए, उदाहरण के लिए समझिए कि एक बालक का आँख से जलकर दोबारा उसके पास न जाना अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। और दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। व्यवहार में होने वाले उस परिवर्तन को अधिगम कहते हैं जिससे हमारे लाइफ में एडजस्टमेंट आती है, यानी कि उससे हम कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन तो और भी है। जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है और आपने एक कोई दवा ली जिसका आपका साइड इफ़ेक्ट हो गया, और साइड इफ़ेक्ट के कारण भी कभी कभी हमारे बिहेवियर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, जिससे गुस्सा, बौखलाहट आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो उन चीज़ों को हम अधिगम नहीं कह सकते। हम उन्हीं चीज़ों को अधिगम कहेंगे जिससे हमारा व्यवहार परामर्जन होता है या परिवर्तन होता है, लेकिन हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव हो जाती है, यानी कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें हम सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, कोई आपके घर में बालक है, कोई बच्चा है, और वो क्या करता है, वो आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, आप अपने काम में व्यस्त हैं, और जो बालक है आपका, वो क्या करता है, आग के सामने, आग जल रही है, आग है, और वो क्या करता है, आग के सामने चला जाता है और उसको छू लेता है। तो वो क्या करेगा, जब भी उसके पास जब भी कभी उसके पास अगर मान लीजिए आग या जलती हुई चीज़ें दिखाई देंगी, तो वो क्या करेगा, पीछे भागेगा, क्योंकि उससे उसको जल जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या हो गई? अधिगम हो गया। यानी कि वहाँ पे बच्चे ने सीखा कि भाई आग को छूना नहीं चाहिए, ये हमें जला सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बच्चे द्वारा केला या आम का छीनना स्वाभाविक क्रिया होता है ना। हाथ फैलाकर आम मांगना सीखी हुई क्रिया है। अधिगम की विशेषताएं समझते हैं। अधिगम, देखिए, अधिगम की विशेषताएं समझते हैं। व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसके द्वारा बालक अपने आसपास घट रही घटनाओं को समझ पाता है। किसी विषय को रट कर याद कर लेने को अधिगम या सीखना नहीं कह सकते हैं, उसको रट्टा मारना कहते हैं। बच्चे स्वभाव से ही सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। यदि बालक शुरू में सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। यह बाद में उनके सीखने की प्रवृत्ति को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। यानी कि जिस बच्चे में इच्छा शक्ति नहीं है कुछ सीखने की, तो उन बच्चे को अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो तो वो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक बोझ है। वे बहुत से तथ्य भले ही याद कर ले, परंतु इससे उन तथ्यों को अपने आसपास के परिवेश से जोड़ने में उसे क्या होगी? कठिनाई होगी। जैसे मान लीजिए आपने 2+2 4 सिखाया, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाया उसका वास्तविक महत्व क्या है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, उस पर वो रट्टे मार की पढ़ाई कोई भी किसी काम के नहीं, मतलब कोई भी काम का नहीं है। देखिए, बालक विद्यालय एवं घर दोनों ही स्थान पर सीखता है। यदि इन दोनों स्थानों पर सीखने के बीच सहसंबंध हो तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। सीखने में सामाजिक संदर्भ तथा संवाद की विशेष भूमिका होती है।
बालक अपने परिवेश में सुनकर तथा लोगों के व्यवहार को देख कर भी सीखता है। इसके द्वारा उसमें संज्ञानात्मक विकास को बल मिलता है। होता है ना, कई सारे बच्चे हैं जैसे क्या करते हैं, अनुकरण से भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, आपके घर में छोटा बच्चा है, आप कुछ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रही हैं तो वो कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं वो सीख जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। बालक अवधारणाओं की परीक्षा के बाद भूल न जाए, इसके लिए सीखने की उचित गति को अपनाना चाहिए। सीखने या अधिगम की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण तथा विविधतापूर्ण होनी चाहिए। इससे बालक की सीखने के प्रति रुचि बनी रहती है। देखिए अब कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में बहुत बार आई, मतलब बहुत बार आ चुका है। ये देखिए गिलफोर्ड के द्वारा ये परिभाषा है, याद रखिएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इनका नाम देखिए, ये बहुत बढ़िया, गिलफोर्ड। गिल से नाम याद रख लीजिए गाल, और फोर्ड से रख लीजिए फोड़ना, फोड़ना यानी कि गाल फोड़ना। यानी कि अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा अगर आप एक चाटा मार रहा है तो आपका भी, आप क्या कीजिएगा, उसका तुम उसको कोई गिफ्ट नहीं दीजिएगा, उसको भी ना क्या करना है, एक स्लैप लगाना है। तो गिलफोर्ड यानी कि गिलफोर्ड, देखिए नाम से स्पष्ट है, गाल फोड़ना यानी कि उस पर किसी ने हाथ उठाया तो उसने भी किसी का गाल फोड़ दिया। तो यहाँ पे है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि उसके साथ जैसा व्यवहार किया उसको उसने वैसा ही व्यवहार वापस किया। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आया है, आपसे ऐसे दे दिया जाएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, यह अधिगम मतलब यह कथन किनका है, तो याद रखिएगा गिलफोर्ड का है। गेट्स का देख लीजिए, अनुभवों तथा प्रशिक्षणों द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन तथा परिमार्जन करना ही अधिगम है। अनुभव, हम लोग क्या करते हैं सीखने के लिए, कभी हम हमारे लाइफ में क्या होता है, अनुभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ना। अनुभव से ही व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है, और जो अनुभव से सीखता है वो कहीं ना कहीं बेस्ट चीज़ें होती हैं। और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ली जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ें सीखता है और उसके लिए क्या होता है, ट्रेनिंग। जैसे बीएड में हम लोग जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, प्रशिक्षण लिए है ना। तो अनुभव तो मिलता ही है, साथ साथ प्रशिक्षण मिल जाता है। उसके द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब स्किनर ने क्या कहा है, देखिए प्रगतिशील व्यवहार एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। इनका एक और भी है कि अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। स्किनर का ये इन तीनों का बहुत ही मतलब कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, हो सके तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे का तैसा कथन ही आता है। अब देखिए अधिगम के थोड़े से प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। देखिए सबसे पहला होता है ज्ञानात्मक अधिगम, जिसको कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम। इसको संज्ञानात्मक अधिगम भी कह सकते हैं। देखिए यह बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। बौद्धिक, इसका याद रखिएगा, ये बौद्धिकता से जुड़ा हुआ होता है। बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम 3 प्रकार के होते हैं। अब ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्षात्मक, फिर होता है प्रत्यात्मक, और फिर होता है साहचर्यात्मक। ठीक है, अब देखिए ये तीनों क्या होता है, प्रत्यक्षात्मक जो होता है, बालक जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, फेस टू फेस अगर बालक किसी चीज़ों को देखता है, सुनता है, सीखता है तो उससे चीज़ें जो सीखता है तो वही होता है प्रत्यक्षात्मक। मुख्यतः यह जो होता है शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में बच्चे के लिए सिखाई जाती है। शैशवावस्था की जो उम्र होती है जन्म से 2 या 5 वर्ष की मानी जाती है, और बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। कई दफ़ा एग्जाम में आए हैं, याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। अब होता है प्रत्यात्मक सीखना। देखिए बालक जब साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। अमूर्त बातें, अमूर्त मतलब जो चीज़ें उनको दिख नहीं, मतलब सापेक्ष रूप से उसके सामने नहीं है। प्रत्यक्षात्मक में क्या था कि प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने में थी, यानी कि मूर्त चीज़ें उसके सामने में थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब वह
अमूर्त चीज़ें करना सीख लेता है तो वो प्रत्यात्मक सीखना होता है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं है लेकिन वो फिर भी उसके बारे में सीख लेता है तो उसको कहते हैं प्रत्यात्मक अधिगम। वह साहचर्यात्मक सीखना। देखिए, जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है, जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो उसे साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं या साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं, साहचर्यात्मक अधिगम भी कहते हैं, है ना। समझ गए होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा, यानी कि कोई भी आपके पास पुराना ज्ञान है यानी पूर्व ज्ञान है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो किसी भी तथ्य को आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ कोरिलेट करके भी सीख सकते हैं। अब है भावात्मक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम का संबंध ज्ञान एवं कौशल से नहीं होता है, इसका संबंध बालक के कोमल भावों एवं मनोभावों से होता है, नाम से ही स्पष्ट है। इस अधिगम द्वारा बालक किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर या किसी लुभावने रंग को निरख कर आनंद की अनुभूति करता है। इस अधिगम प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि बच्चों की रुचि को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो जो मन उसके भाव से जो वह अपने भाव से सीखता है तो वही कहीं ना कहीं भावात्मक अधिगम होता है। अब एक क्रियात्मक अधिगम सभी नाम से स्पष्ट है। इस अधिगम प्रक्रिया द्वारा कला एवं हस्तशिल्प निपुणता प्राप्त की जाती है। संगीत, नृत्य, मॉडल बनाना, ड्राइंग आदि कौशल क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। अधिगम के चरण देख लीजिए। अधिगम के कुछ चरण हैं, क्रमशः इस प्रकार से है। अधिगम के चरण स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पहले तैयारी होती है, फिर कोई उद्देश्य निश्चित होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, अभ्यास होता है, शुद्धिकरण होता है तथा पुनः अभ्यास होता है और क्या हो जाता है, अधिगम पूर्ण हो जाता है। अब देखिए विकास और अधिगम में क्या संबंध है, यही हम लोगों का मूल टॉपिक था। अब देखिए विकास अधिगम में संबंध क्या है। देखिए, अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया बच्चे या शिक्षार्थी के शारीरिक विकास के विभिन्न चरणों से प्रभावित होती है। शारीरिक विकास के अनुसार ही शिक्षार्थी का मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास होता है ना। अब देखिए कि जो अधिगम तथा ये देखिए शैशवावस्था तथा अधिगम में क्या संबंध है, यानी कि अधिगम होता है तो अधिगम तो मनुष्य के आयु से ही जुड़ा होता है, मनुष्य के आयु से ही ना अधिगम जुड़ा होता है, यानी कि मनुष्य के जीवन से जुड़ा होता है। तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले जो अवस्था आती है वो गर्भाधान की अवस्था आती है। तो गर्भाधान में तो बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं और सीखते हैं गर्भाधान में भी, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीखते। ध्वनियाँ उत्पन्न करना यानी बलबला के बोलना ये वगैरह सब कब करते हैं, जब बच्चे गर्भाधान का मतलब क्या होता है, जो गर्भ से लेके जन्म तक होता है, गर्भ से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं गर्भाधान। और उस समय भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। कहा भी जाता है, हम लोगों ने सुना होगा कि महाभारत में जो महाभारत में क्या अभिमन्यु सीख लिए थे ना, अपनी माँ की पेट में ही वो सीख लिए थे। तो वही है कि गर्भाधान के अवस्था में भी बच्चे क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग गर्भाधान को स्किप करेंगे और शैशवावस्था तथा अधिगम में क्या संबंध होता है इसको पहले देख लेंगे। देखिए, गर्भावस्था किसी बच्चे की विकास की पहली अवस्था और शैशवावस्था दूसरी अवस्था होती है ना। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है, जन्म से 3 वर्ष तक, और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था में बच्चा देख सुनकर सीखता है। अब देखिए गैसल के अनुसार क्या होता है, गैसल के अनुसार शैशवावस्था में बच्चा बाद के 12 वर्षों की तुलना में दोगुना सीख लेता है। बच्चे का विकास अनुसरण एवं सीखी हुई बातों को दोहराने से होता है, इसलिए शिक्षक एवं माता पिता दोहराने पर जोर देते हैं। इस काल में बच्चे का भार एवं लंबाई बढ़ता है, उसके अनुसार ही वे चलना एवं संतुलन स्थापित करना सीखते हैं। बच्चों में ध्यान, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता जैसी मानसिक क्रियाओं का विकास शैशवावस्था में ही होता है। किसी बात पर बुरा मानना, गुस्सा करना इसी समय बच्चे सीखते हैं। इस समय उनमें हर बात को जानने की जिज्ञासा होती है और वे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का क्या कहना है, इस समय बच्चा किसी भी भाषा को सहज ही सीख सकता है। इस अवस्था को सीख की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें शिशु में सामाजिक भावना का भी विकास होता है। वे अपने परिवार के प्रति लगाव रखने तथा छोटे भाई बहन की सुरक्षा करने लगता है। देखिए पहले शैशवावस्था को और भी अच्छे से जान लेते हैं।
देखिए शैशवावस्था का जो काल होता है ना, वो मानसिक लेवल के आधार पे, मतलब मानसिक लेवल जो होता है बच्चे का वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और शारीरिक विकास भी होता है बच्चे का, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। कहा भी जाता है क्या नाम है इनका, सिगमंड फ्राइड ने कहा है अपने कथन में, इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था पे जब ये रिसर्च कर रहे थे सिगमंड फ्राइड, तब इन्होंने ये कहा है कि शैशवावस्था में बच्चे क्या होते हैं कि 4 से 5 वर्ष की, मतलब 4 से 5 वर्षों में ही वो क्या करते हैं, जीवन के बहुत सारी बातें वो सीख लेते हैं। जैसे कि देखिए इनका एक मत है कि व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्राइड का कथन है, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। थॉर्नडाइक ने भी बहुत बढ़िया कहा है कि 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, बालक प्रायः अर्ध स्वप्न काल की अवस्था में रहता है। और वैलेंटाइन का ये मत याद रखिएगा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। देखिए इनका ये याद रखिएगा, आदर्श काल वाला याद रखिएगा, इनका बहुत कई दफ़ा पूछा गया है कि आदर्श काल किसने कहा है शैशवावस्था को, जीवन का आदर्श काल कौन सी अवस्था है, तो वह है शैशवावस्था। और किनका मत है, वैलेंटाइन का मत है। क्रो ने कहा है कि बालक जो होता है वो 20वीं शताब्दी का बालक होता है। देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं ना, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण दिए हैं यानी महत्वता बताई है शैशवावस्था को ही इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व बताया है। 20वीं शताब्दी का बालक, 20वीं शताब्दी कहने का मतलब बालक, देखिए 90% बच्चे का विकास क्या होता है, बाल्यावस्था तक ही हो जाता है, यानी कि और सबसे जो महत्वपूर्ण है शैशवावस्था, यानी कि 5 वर्ष जो बच्चे का जो मेन है, जन्म से लेके 5 वर्ष बच्चे में क्या होता है, यह तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, बच्चे जितना, इसमें ये कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बच्चे पे इस समय आप जितना नियंत्रण कर पाते हैं वो भावी समय में वो क्या करता है, उतना ही वो सफल हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं गाइड करने की ज़रूरत होती है इसी समय शैशवावस्था में ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब वो किशोरावस्था में आता है या बाल्यावस्था में आता है, तब उस पर हम लोग क्या करते हैं, नकेल कसने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को बच्चे पे ध्यान स्टार्टिंग से ही देना है शैशवावस्था में। देखिए और ये भी याद रखिएगा, शैशवावस्था इसमें हालांकि मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कही गई है, खिलौने की आयु भी कही गई है, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कही गई है। इस पे डिटेल में वीडियो बनेगा, तब तक के लिए पहले इसी में पहले ये देख लीजिए। शैशवावस्था के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो याद ध्यान रखें कि जिनके भी घर में बच्चे हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शैशवावस्था में अपने बच्चे को गाइड करें। अब है बाल्यावस्था तथा अधिगम। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक होता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि बाल्यावस्था का काल कितने से कितने, तो 6 से 12 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बालक के भार एवं लंबाई में गुणात्मक वृद्धि होती है। इस समय बालक शैशवावस्था की तुलना में वास्तविकता की ओर अधिक आकर्षित होता है, उस वस्तु परिदृश्य के बारे में जानना चाहता है। इस अवस्था में बालक के चिंतन एवं तर्क शक्तियों का भी विकास होता है, वह पढ़ने के प्रति रुचि दिखाने लगता है। शैशवावस्था की तुलना में उनके सीखने की गति यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो गति रहती है वो या तो शैशवावस्था में रहती है, और फिर होता है एक किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में बहुत कम वो सीख पाते हैं बच्चे जो होते हैं। स्ट्रिंग ने क्या कहा है, देखिए इस आयु में बच्चों के सिखाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था में वे भाषा सीखने के लिए रुचि दर्शाते हैं। देखिए मिस प्रिंट थोड़ा सा हुआ है, मिस प्रिंट मतलब मिस टाइप हुआ है। जैसे भाषा में देखिए यहाँ पे मूर्धन्य सा होना चाहिए, लेकिन तालव्य से लिखा गया, तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखिएगा, मतलब ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा आप सीखने पे जोर दीजिए कि मतलब जो चीज़ें हैं यहाँ पे एकदम मलाई कह सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाया है। देखिए बट क्या है, बट के अनुसार इस आयु में बच्चों के बीच आवारागर्दी, बिना छुट्टी के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप लोग खुद के बचपन का दिन याद करिए। रॉस ने इस अवस्था को क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का भी अवस्था क्या है। ये देखिए ये भी लाइनें कई बार पूछी गई है। मिथ्या परिपक्वता का समय बाल्यावस्था को किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है, याद रखिएगा। इस समय बालकों में थोड़ी परिपक्वता आ जाती है, परंतु स्वयं को वो वयस्क समझने लगते हैं ना। जो बच्चे 6 से 12 वर्ष के होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ही
समझने लगते हैं कि हम वयस्क हैं, वो एडल्ट टाइप क्या करते हैं, बिहेव करने लगते हैं। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, देखिए बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है, तो याद रखिएगा कोल और ब्रूस ने। इस अवस्था में बच्चों को अच्छे बुरे ज्ञान होने लगते हैं और वे सामाजिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सौम्यता सीखने लगते हैं। बालकों में सामूहिक प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। याद रखिएगा बाल्यावस्था को सामूहिकता की अवस्था, गैंग एज भी कहा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, शैशवावस्था से जैसे ही छुटकारा मिलता है तब बच्चे क्या करते हैं, अपने गैंग वाले बच्चों के साथ वो घुलने मिलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो गैंग एज भी कहा जाता है। बालक अपने संवेग जैसे गुस्से करने या रोने पर नियंत्रण रखना सीखने लगते हैं। 9 वर्ष के बाद उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास में अस्थिरता आ जाती है, यानी कि उसका विकास रुक जाता है। और रुक इसलिए जाता है क्योंकि देखिए शैशवावस्था में तो तीव्रता के साथ उसका विकास होता है शारीरिक और मानसिक पक्ष का। फिर जो होता है बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसका विकास चलता ही रहता है, लेकिन जैसे ही उत्तर बाल्यावस्था में वो पहुंचता है उसका विकास पूर्णतः रुक जाता है। और फिर जो वो रुका हुआ विकास है वो स्टार्टिंग में ही क्या होता है, क्या कहते हैं, वो किशोरावस्था का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि 12 वर्ष जैसे ही स्टार्ट होता है, 12 से 18 वर्ष होता है किशोरावस्था का, तो जैसे ही उसमें इन करता है तो उसका डेवलपमेंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसीलिए देखिए हमारे लाइफ का भी यही फंडा है कि जैसे ही स्प्रिंग हम लोगों का क्या होता है, डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का स्प्रिंग जैसे लाइफ का डाउन हो जाता है तो उतनी ही तेज़ी से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। तो लाइफ का भी और हम लोगों के मतलब बॉडी लेंथ का भी वही फंडा है कि हम लोग शैशवावस्था में क्या करते हैं, पहले तो डेवलप होने देते, मतलब डेवलप होता है हम लोगों का शरीर, और फिर क्या होता है बाल्यावस्था में आकर रुक जाता है। और फिर बाल्यावस्था में जैसे ही रुकता है, यानी कि स्प्रिंग जैसे ही डाउन हो जाती है, तो फिर वो उसी हिसाब से एक बार तेज़ी से फिर से हम लोगों का क्या होता है, हाइट इंक्रीज होने लगता है। और कब होता है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के दौरान। और उसके बाद जो हाइट बंद हो जाती है, यानी कि इंक्रीजमेंट बंद हो जाती है, तो उसके बाद वो नहीं, आप कोई भी कितना भी प्रयास कर लीजिए नहीं हो पाता है किसी भी प्रकार का शारीरिक विकास। तो हम लोगों का जो बॉडी भी है, मतलब लाइफ क्या कहते हैं, लाइफ का फंडा समझिए या बॉडी का फंडा समझिए या कुछ भी समझिए, जैसे जितना डाउन होता है उतना हम लोगों का इंक्रीज भी होता है। तो अब चलिए देखिए किशोरावस्था तथा अधिगम आप समझ लेते हैं। किशोरावस्था, अधिगम, देखिए बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष, वो होती है किशोरावस्था। इसको याद रखिएगा एक चीज़, स्टैनली हॉल इन्होंने कहा है, स्टैनली हॉल क्या कहते हैं, एडोलसेंस जो हम लोगों का एज होता है जिसको टीन एज कहते हैं, तो इन्होंने इसके बारे में कहा है कि संघर्ष, दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था है। वैसे हालांकि मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, स्टैनली हॉल ने कहा है कि दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था किस एज को कहते हैं, तो वो होता है किशोरावस्था। और ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है, चेक कर सकते हैं आप, अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा तो चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, टीचिंग और पेडागोजी से आता ही है। देखिए इस अवस्था में बालकों में मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक संवेगात्मक बदलाव होते हैं ना। देखिए किशोरावस्था का जो एज होता है उसमें मानसिक रूप से तो विकास होता ही है, साथ ही साथ जो सबसे जो महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास, यहाँ पे डबल कह रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा होने लगता है शारीरिक विकास। फिर इसमें सामाजिक एवं संवेगात्मक बदलाव भी आते हैं, यानी कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ जाता है। इसे बालक के जीवन में परिवर्तन काल भी माना जाता है। और इस अवस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई तथा भार में अधिक वृद्धि देखी जाती है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, लड़के जो होते हैं, लड़के की हाइट थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन लड़कियों की हाइट लंबी हो जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि किशोरावस्था का जो लास्ट स्टेज, जैसे ही 18 इन होने लगता है, तो वो क्या होता है, लड़कों की हाइट बढ़ने लगती है और लड़कियों की हाइट जितनी रहती है उतनी ही मतलब उसी पे आके रुक जाती है। और लड़के क्या होते हैं 18 के लास्ट तक वो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए इस काल में प्रजनन अंग विकसित होते हैं, लड़के हों या लड़कियों के प्रजनन अंग भी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है।
पूरी जानकारी के अभाव में किशोर कई यौन रोगों तथा यौन दुर्व्यवहार के शिकार बन जाते हैं। तो इसीलिए इनको यौन शिक्षा भी देना बहुत ही ज़रूरी रहता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक के मस्तिष्क का सभी दिशाओं में विकास होता है। उनकी कल्पनाशीलता का विकास, सोचने समझने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास और विरोधी मानसिक दशाओं का विकास होता है। किशोर बालक कई प्रकार के संवेग जैसे प्रेम, नफरत, संघर्ष करता है, जिसकी वजह से उसकी सीखने की प्रक्रिया में बाधा खड़ी हो जाती है। रॉस ने क्या कहा है, देखिए रॉस ने कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करने की भूमिका निभाता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है कि किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थित रहना तथा श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहते रहता है। ये सब नहीं एग्जाम में आएगा। आपको स्टैनली हॉल का ही याद कर लीजिएगा, किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था है, वही एग्जाम में आता है। शारीरिक विकास, देखिए शारीरिक विकास की प्रक्रिया बालक के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिक विकास भी इसमें होता है। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास बालक के सीखने के क्रम में हो रहे परिवर्तनों के साथ समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भाषाई विकास भी होता है। किसी बालक को अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ सहसंबंध स्थापित करने के लिए वो सहायता देता है। जैसे एक बालक अपने घर के मातृभाषा सीखता है परंतु स्कूल में द्वितीय भाषा सीखता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आ जाएगा, किसी बालक को ईमानदारी, परंपरा, सामाजिक मूल्य को सीखने में सहायक सिद्ध होता है। वो कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। सामवेगिक विकास, संवेग या भाव जैसे क्रोध, आश्चर्य, घृणा किसी बालक के विभिन्न शारीरिक एवं मनोदशा संबंधी परिवर्तनों को जन्म देते हैं। अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीखकर बालक अपना विकास करते हैं। मनोगत्यात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास यानी कि क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने तथा मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक आत्मविश्वास हासिल करता है जो कौशलों के विकास में सहायक होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सही नहीं रहता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों का अगला टॉपिक होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।